कास्ट सेंसस क्या आपको लगता है सीढ़ी भी है जो राहुल जी अगला डिमांड रख रहे हैं कि हमारी जब भी सरकार बनी जो 50% का स्लैब है रिजर्वेशन उसको भी हम तोड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया है और कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल जी ने वादा किया है कि यह सीमा हम तोड़ेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे। बाबूलाल जी के कहने सुनने से कोई कानून तो बदलेगा नहीं। उनको अपना कुछ कहना है, कुछ लोग उनके कान में कुछ बातें डाल देते हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी राज्य में कोई डीजीपी ही नहीं। उनको किसी ने सिखाया होगा। एक न्यायपालिका बची हुई थी, यह न्यायपालिका पर भी उनके सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सारे पर जिस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया, उस समय बाबूलाल जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी पुलिस जिस तरीके से ईडी पे भी कार्रवाई करती रही है, ईडी के अधिकार जो गवाह है उनको भी केस में डाल दिया जा रहा है, जेल तक भेज दिया जा रहा है, बोल रहे हैं केंद्र के सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो ये इसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी भी ईडी के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी हो, एसीबी के अधिकारी हो, अगर कानून के दायरे से कोई काम वो बाहर करेगा तो जिसको जो अधिकार है कार्रवाई करेगा। ईडी के अधिकारी किसी को अगर सड़क पर मार दे तो क्या उन पर 307 के मुकदमे नहीं हो? राज्य में एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाव रैली कर रही है तो विपक्ष ये कह रहा है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है सरकार की वजह से। हमारे साथ सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी हैं। प्रदीप जी, बाबूलाल इस तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र का आदेश को ना मानना राज्य सरकार का डीजीपी मसले पर, उसी तरह फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे भी मंत्री सरकार में शामिल हैं जो कहते शरीयत ऊपर है, संविधान बाद में, और ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति है कि लोग बातों को अपनी तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। जब सच सामने आता है तो उससे चुप्पी लगा देते हैं, उस पर कुछ कहने को। पूरे देश में सबको पता है कि किस प्रकार का संवैधानिक संकट है पूरे देश में। संविधान की चीजों को ताक पर रख के काम किया जा रहा है और जो संविधान निर्माता है, जिनके कारण ये संविधान देश को मिला है, उसकी जब तोहनी होती है तो बाबूलाल जी के वोट पर कह सकते हैं कि बिल्कुल चुप्पी हो जाती है, एक शब्द नहीं बोलते। क्या उनके गृह मंत्री ने, जो इतने बड़े ओहदे पर है, देश का नेतृत्व कर रहे, ऐसे व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान, क्या वह संविधान का अपमान नहीं है? इस देश की आवाम का अपमान नहीं है? उस पर बाबूलाल जी कुछ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। वहां तो उनको कहना चाहिए था कि भाई पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि यह बाबा साहब का अपमान नहीं, ये संविधान का अपमान है, ये देश का अपमान है। और एक नहीं, कई खंड है। मणिपुर की घटना को ले, किस तरह संविधान को ताक पर रख करके इतने दिनों तक वहां सरकार चलती रही, एक एक नृशंस हत्याएं होते रहा, एक एक घटनाएं होती रही। आज भी आप देख रहे हैं कि जिन घटनाओं में कोई तालमेल नहीं है, जिन चीजों से कोई तालमेल नहीं है, वहां ईडी पहुंचती है, लोगों को परेशान करती है। जो स्वतंत्र भाव से चलना चाहिए वो स्वतंत्र भाव से वो संस्थाएं नहीं चल रही है, उसे अपने उंगली के इशारे पर चलाना चाहती है। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? एक न्यायपालिका बची हुई थी, यह न्यायपालिका पर भी उनके सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सारे पर जिस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया, उस समय बाबूलाल जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उस समय बाबूलाल जी कुछ नहीं बोले। आज बाबूलाल जी कुछ से कुछ कह रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी पुलिस जिस तरीके से ईडी पे भी कार्रवाई करती रही है, ईडी के अधिकार जो गवाह है उनको भी केस में डाल दिया जा रहा है, जेल तक भेज दिया जा रहा है, बोल रहे हैं केंद्र के सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो ये इसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी भी ईडी के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी हो, एसीबी के अधिकारी हो, अगर कानून के दायरे से कोई काम वो बाहर करेगा तो जिसको जो अधिकार है कार्रवाई करेगा। ईडी के अधिकारी किसी को अगर सड़क पर मार दे
तो क्या उन पर 307 के मुकदमे नहीं हो, उन पर भी वो दफा लगेगा। तो अगर उन्होंने कानून के दायरे से बाहर काम किया तो सरकार की जो यहाँ झारखंड की पुलिस है उन पर कार्रवाई की। उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, न्यायालय फैसला करेगा इन चीजों के विरोध में। बाबूलाल जी के कहने सुनने से कोई कानून तो बदलेगा नहीं। उनको अपना कुछ कहना है, कुछ लोग उनके कान में कुछ बातें डाल देते हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी राज्य में कोई डीजीपी ही नहीं। उनको किसी ने सिखाया होगा, उनको किसी ने कान में कोई सबक दिया होगा कि ये बोलिए, थोड़ा हिट करेगा। वो अपने से कभी बोलते नहीं, वो दूसरे के कहने पर बोलते हैं, दूसरे के फुसकने पर बोलते हैं। कोई कान में उनके 2-3 लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, वो लोग उनके कहने पर वो कुछ से कुछ बोलते हैं। बाबूलाल जी को इतना बड़ा पद मिला है, विपक्ष के नेता है, अपना सोच विचार के उनको कहना चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा, उनके प्रति मेरा आदर है, इसलिए उनसे आग्रह होगा कि आप इन फुसकने वाले लोगों से सावधान रहिए जो आपके आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने ये फैसला लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, अगला जो जनगणना होगा उसमें जाति भी आधार रहेगा। आप लोग का एक सरना धर्म कोड का भी मांग। इसके अलावा जिस तरीके से बताया गया कि एसटी में 1245 जाति है, एससी में 700 कुछ है, ओबीसी में सबसे ज्यादा 2600 कुछ है, तो क्या अब प्रदीप यादव इस रूप में देख रहे हैं कि ये वक्त आ गया है जब BC1 और BC2 के बाद BC3 का भी गठन किया जाए? ये पहले जाति जनगणना तो हो। जाति जनगणना जाति की केवल गणना नहीं है, कौन सी जाति किस परिस्थिति में है, कितना एजुकेशन में उसकी भागीदारी है उस समाज का, कितनी उसकी सरकारी नौकरी में भागीदारी है, आर्थिक विकास में उनका कदम कहाँ रुका हुआ है। यानी पूरे समाज का एक आईना की तरह सामने आएगा। उस समाज की चीजों को हम देख सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को आंक सकते हैं। फिर सरकार में बैठे लोग, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, जाति जनगणना के बाद उसके आकलन के अनुरूप हम उनको भागीदारी देने का प्रयास करें। अगर शिक्षा में पीछे है, उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करें, एक खाका बना करके उनके अनुरूप योजनाओं को तैयार करें, तब जो यह जाति जनगणना है, समानता लाने का जो प्रयास होगा इस विषमता में, वो मदद कर सकता है। दिल्ली में कांग्रेस ने सब जगह बैनर लगाया राहुल गांधी के फोटो के साथ कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दरअसल यही था कि हमने ये डिमांड रखा था जाति जनगणना को, और सरकार को बाध्य होकर हमारे नैतिक बल इतने मजबूत थे कि उनको मानना पड़ा। बीजेपी कह रही है ये तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें नेहरू जी ने सीधा इनकार कर दिया था, देश की आजादी के बाद जातिगत जनगणना नहीं कराया था। वो तो कहते थे कि देश कमजोर होगा, और आज कांग्रेस बदल गई है, जबकि ये हमारा मुद्दा रहा, हमने इसको किया। देखिए, आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा जब राहुल जी ने दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ देश के कोने कोने में कहा कि आज जरूरत है जाति जनगणना की। जाति जनगणना केवल जनगणना नहीं, ये समाज का एक्सरे होगा और ये विकास के नए आयाम को सामने लाएगा। तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई देश में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, तीसरी कोई जाति नहीं है। उनके लोग कहने लगे कि जाति जनगणना देश को बांटने वाला होगा। उनके एक गडकरी जी ने तो कहा जो बात करेगी जात का उसको लाभ दिया जाएगा, यहाँ तक कह डाले। तो ये प्रमाणित करता है कि भाई उनकी प्राथमिकता में जाति जनगणना नहीं रहा। जब कांग्रेस ने इस जाति जनगणना के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, एक जड़दबाव बना, लगा कि यह मुद्दा हमें कहाँ निगल न जाए, हमें कहीं समेट न ले, इसलिए मजबूरी उनकी थी और उस मजबूरी में यह फैसला लिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी, अब कहने का उन्हें जगह नहीं है कि हमने किस मजबूरी से इस निर्णय को लिया। आखिरी सवाल, टाइमिंग को लेकर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या तमाम लोग कह रहे हैं कि जब तमाम विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष के साथ मोदी के कैबिनेट की बैठक में ये कह दिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, अभी पूरा देश उसी मूड में था, अचानक ये फैसला क्यों लिया गया जाति जनगणना का? वो लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये असल मुद्दा से डाइवर्ट कराना चाहते हैं, जो आतंकवाद कहते हैं, एक्चुअली वो मुद्दा से। क्या प्रदीप जी को भी ऐसा लगता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है, फैसला तो ठीक है? ने फैसला लिया, हम इस फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस यह भी चाहती है, कांग्रेस ने तो पहले कहा
कि सरकार आतंकवाद के समाप्ति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। उनके आका के विरोध में, जिनके इशारे पर यह आतंकवाद संचालित है देश में, उनके आका के विरोध में, उस देश के विरोध में भी सरकार मजबूती से कठोर कदम जवाब देने के लिए उठाए। पूरी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को न तो आतंकवाद की समाप्ति पर कोई रुचि है, न उनके आका को जवाब देने में कोई रुचि है, और जाति जनगणना भी उनकी मजबूरी का परिणाम है। इससे आगे कुछ नहीं है। अब जाति जनगणना जो हम चाहते हैं, जो देश चाहता है कि जाति जनगणना वृहत रूप से हो, जिस प्रकार से तेलंगाना में एक एक चीजों को सामने लाया है, वो चीज सामने लाएगी, तब हम समझ पाएंगे कि जाति जनगणना उनके मन में कुछ करने का है। तो कास्ट सेंसस क्या आपको लगता है सीढ़ी भी है जो राहुल जी अगला डिमांड रख रहे हैं कि हमारी जब भी सरकार बनी जो 50% का स्लैब है रिजर्वेशन, उसको भी हम तोड़ेंगे, जरूरत पड़े तो 70-75 तक ले जाएंगे। आपको लगता है ये राह खुल जाएगा उससे? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मेरे मन की बात, मेरी जुबान की बात आपने कही है। जाति जनगणना यह भी कहने को विवश करेगा कि भाई यह जो 50% की सीमा ये कम है, इस सीमा को बढ़ाया जाए। और कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल जी ने वादा किया है कि यह सीमा हम तोड़ेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि यह जो दोनों मिलकर के काम होगा जाति जनगणना के बाद, यह जो लक्ष्मण रेखा है 50% का, इसको जब तोड़ा जाएगा तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी और देश में समानता आएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in